अच्छा जी, पेज नंबर 31 निकालें। पेज नंबर 31। ये ऑरेंज सफ़ा निकालो बैग से। मुझे ज़रा आप बताएं, ये वाला भी दो, ये वाला भी दो। टाइम ज़ाया करोगे हमारा। अच्छा, पेज नंबर 31 निकालें। अच्छा जी, डिविडेंड अनपेड है, अनपेड है। दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वर्किंग 6 के एंगल से सोचें एस का डिविडेंड, और सोचें आप उसके एंगल से, क्या कहते हैं, पी एंड एल के मुंह के एंगल से। दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया। एस ने डिविडेंड बांटा है, डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन नॉट रिकॉर्डेड। वही 5 सिनेरियोस रिकॉर्ड कैसे क्वेश्चन 12 में थे। तो एस ने रिकॉर्ड नहीं किया। नॉट रिकॉर्डेड बाय बोथ का क्या मतलब है? एस ने भी रिकॉर्ड नहीं किया, और अब अगर एस ने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या वर्किंग 6 में हम फुल डिविडेंड शो करें या रहने दें? रहने दें। पी ने अपनी अदर इनकम में नहीं डाला डिविडेंड, अपना हिस्सा बेचारा डालना भूल गया। निकालें या खैर है? तो पेपर में डू नथिंग, पेपर में कुछ भी ना करें, खैर है। हाँ, ये बैलेंस शीट के सवाल में इसमें करते होते हैं, बैलेंस शीट के सवाल में इसकी सारी सेटिंग करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई भी। बैलेंस शीट के सवाल में करेंगे। मेरी सी डिस्कशन है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से और वर्किंग 6 के एंगल से। अच्छा, दोनों ने डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया, दोनों ने डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया। क्या वर्किंग 6 में हम शो करेंगे पूरा ऑरेंज सफा? पी ने भी अपनी अदर इनकम में डाल लिया है, तो क्या उसकी अदर इनकम से निकालेंगे उसका हिस्सा, फुट नोट डाल के, पीस शेयर ऑफ। नेक्स्ट, पी ने रिकॉर्ड कर लिया अपनी अदर इनकम में, एस रिकॉर्ड करना भूल गया। वर्किंग 6 में ये सफा शो करेंगे? नहीं, क्यों? वो जो वर्किंग 6 होती है ना, वो अकाउंटेंट वाली होती है, बस नहीं रिकॉर्ड किया तो छोड़े पड़े। लेकिन पी ने अदर इनकम में डाल लिया है, क्या करें? बेड़क कर दें। अच्छा, रिकॉर्डेड बाय एस, एस ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग कॉलम में डाल दिया हुआ है, रिकॉर्डेड बाय एस। तो वर्किंग 6 में शो करें पूरा सफा। पी रिकॉर्ड करना भूल गए, अदर इनकम में से ना निकालें। अच्छा, ये तो था अनपेड यानी रिसीवेबल पेएबल। अब पे हो गया है, अगर पे हो गया है तो पे हो गया है, तो अकाउंटेंट पी का भी नहीं भूला होगा, एस का भी नहीं भूला होगा। अब क्या करें? अब क्या करें? वर्किंग 6 में शो करें और अदर इनकम में से भी निकालें। तो ये हमने क्वेश्चन 12 टाइप डिस्कशन की है, बट फ्रॉम द एंगल ऑफ नॉट बैलेंस शीट, फ्रॉम द एंगल ऑफ वर्किंग 6 एंड पी एंड एल का मूव। डन। अब बच्चों को मसला कहां आता है, ये जरा समझिएगा। मसला कहां आता है? स्टेटमेंट पढ़ने में मसला आता है। स्टेटमेंट में लिखा होता है एस डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹6000। एस ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड ऑफ 6000। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने में बच्चों को मसला आता है। इस स्टेटमेंट का मतलब बताएं, मैं क्या लूंगा? सवाल साइलेंट है, तो ये पेड है, और अगर पेड है
तो फिर ये वाला सिनेरियो है, दोनों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। क्योंकि सवाल साइलेंट है तो क्या एज्यूम करेंगे हमेशा, पेड या रिसीवेबल पेएबल? पेड। आप बता दें क्या करेंगे इसका। वर्किंग 6 में फुल शो करेंगे और पीस शेयर को माइनस करेंगे, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड माइनस करेंगे। डन। अब मसला सिर्फ फिक्रा पढ़ने में आता है और कोई मसला नहीं है। लिखा हुआ सवाल में कहीं के नॉट रिकॉर्डेड या इस किस्म का कुछ, तो फिर सवाल साइलेंट है तो पेड है, पेड है तो फिर रिकॉर्डेड भी है, जाहिर सी बात है। डन हो गया। अच्छा, एस डिक्लेयर्ड डिविडेंड, एस ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, बट नॉट, एक मिनट, बट नॉट रिकॉर्डेड बाय एस, एस कह रहा हूं, चले मैं एफ पी भी कह सकता हूं, कोई मसला नहीं, बट नॉट रिकॉर्डेड बाय एस। अब आप डिक्लेयर्ड को पेड एज्यूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिक्लेयर्ड को पेड एज्यूम कर सकते? पेड होता तो फिर तो रिकॉर्ड भी हो जाता। इसका मतलब है आप पेड है या पेएबल है? पेएबल है। इसका मतलब है उसने डिक्लेयर कर दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? एस ने रिकॉर्ड नहीं किया। किसने कर लिया? किसने नहीं किया? एस ने। किसने कर लिया? पी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करें? इसको पेड एज्यूम नहीं करना, इसको आप पेएबल एज्यूम करना है। अब क्या करें? वर्किंग 6 में शो नहीं करेंगे, लेकिन पी का शेयर क्या कर देंगे? मुझे कैसे इल्हाम हुआ कि पी ने रिकॉर्ड कर लिया? सवाल साइलेंट है, एस ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो किसने रिकॉर्ड कर लिया? पी ने। तो इसी सफ़े पे ना कहीं लिख लें नीचे। मसला सिर्फ ये आता है, अब फिक्रा नहीं समझ आता बच्चों को। वो टेस्ट की डिस्कशन ही अटेंड कर ली थी 14 मिनट वाली। ओके, हमने तो दिया ही ना था मंडे, तो देंगे तो डिस्कशन अटेंड करेंगे। चलें जी, इट्स ओवर। IS-28 शुरू करते हैं। बस तस्वीर खींच लो यार, सबने नोट कर लिया जो मेरे सामने बैठे हैं। किस पेज पे नोट करना है ये? 31। कल वाली एडजस्टमेंट इंशाल्लाह ना किसी और दिन दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। कल वाली एडजस्टमेंट कौन सी थी? कल वाली एडजस्टमेंट वो जो 50 रुपये वाली और 2600 रुपये वाली, वो कभी रिवाइज भी कर लेंगे। P&L वाला सवाल हो गया था, जो सिर्फ P&L वाला सवाल था। अच्छा, IS-28 पेज नंबर 219। feels like an aeroplane। अच्छा, पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट।
IFRS 3 और 10 लगता है इधर, और एसोसिएट के केस में IAS 28 लगता है। सब्सिडरी वो होती है जिसके हम शेयर खरीदें मोर देन 50%, और एसोसिएट वो होती है जिसके हम शेयर खरीदें 20 से 50%। ये ऐसे ही ना नाम है। सब्सिडरी की कंसोलिडेशन के लिए जो मेथड हम यूज करते रहे हैं इसका नाम है एक्विजिशन मेथड, और एसोसिएट के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा नाम है? इक्विटी मेथड। अच्छा, IFRS 9 लगता है अगर आप शेयर खरीदें लेस देन 20%, 20% से कम शेयर खरीदें तो IFRS 9 लगता है। फिर अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में आपको पता है दो मॉडल है, FVTPL और FVTOCL। लेकिन जिसके आप शेयर खरीदे उसे कुछ कहते नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है कि ये हमारी सब्सिडरी है या एसोसिएट है, इसका कोई नाम नहीं है। अच्छा जी, तो जिस कंपनी के हम शेयर खरीदेंगे वो हमारी क्या बन जाएगी? 50% से ऊपर सब्सिडरी। जिसके 20 से 50% शेयर खरीदेंगे वो क्या बन जाएगी? जिसके 20% से कम शेयर खरीदेंगे वो क्या बन जाएगी? कुछ भी नहीं, उसका नाम कुछ भी नहीं। इस मेथड का नाम है एक्विजिशन मेथड, इस मेथड का नाम है इक्विटी मेथड, इसका नाम है FVTPL पे रख लें शेयर्स, या FVTOCI पे रख लें। आज हम पढ़ने लगे हैं इक्विटी मेथड। एसोसिएट्स पे कौन सा मेथड लगेगा? इक्विटी। जिस कंपनी की हम शेयर्स खरीद लें 20 से 50%, उस कंपनी की सिर्फ इक्विटी पर हमारी नजर हुआ करेगी। जिस कंपनी के हम शेयर खरीद लें 20 से 50%, कुछ नहीं लिखना, हमें नजर आ रहा है। जिस कंपनी के हम 20 से 50% शेयर खरीद लें उस कंपनी की सिर्फ इक्विटी पर हमारी नजर हुआ करेगी, बस इक्विटी पर। 3 बैलेंस शीट्स अवेलेबल हैं। फॉलोइंग है द बैलेंस शीट्स एज एट 31 दिसंबर 2018। पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट। ये कैसे सब्सिडरी बनी और ये कैसे एसोसिएट बनी? 2700 शेयर्स खरीदे हुए हैं हमने सब्सिडरी के। कोई बता सकते सब्सिडरी के शेयर्स वैसे हैं कितने? 3000। और एसोसिएट के कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं? कोई बता सकते हैं इसके टोटल शेयर्स कितने हैं? 4500। इधर ऊपर ही फारक कर दें साथ साथ। 2700 डिवाइडेड बाय 90%, तो ये हमारी क्या बन गई? सब्सिडरी। और इसके हमने कितने शेयर खरीदे हुए हैं? कैसे पता चला? 1800 डिवाइडेड बाय, तो ये सबज सिग्नल हो गया सब्सिडरी के लिए और पीला सिग्नल हो गया एसोसिएट के लिए। पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आज कितनी इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हैं? सब्सिडरी के भी शेयर खरीदे हुए हैं, एसोसिएट के भी शेयर खरीदे। पहला स्टेप देखिएगा, पहला स्टेप देखिएगा आंखें खोल के।
इन फिगर्स को हमने पेपर में काट दिया करना है और कभी भी जिंदगी में यूज नहीं करना। हमारी नजर सिर्फ एसोसिएट की इक्विटी पे होगी बस। लाइन बाय लाइन चीजों को ऐड नहीं करेंगे। सब्सिडरी में वही करेंगे 60 जमा 40, 17 जमा 20, सब्सिडरी में इसी तरह करेंगे। इधर लाइन बाय लाइन चीजों को ऐड नहीं करेंगे। तो पहली बात लिखें, सफे के नीचे जगह इसलिए छोड़ी हुई है, एसोसिएट की एसेट्स लाइबिलिटीज को लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करेंगे। एसोसिएट्स के एसेट्स और लाइबिलिटीज को लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करेंगे। लाइन बाय लाइन ऐड करते थे ना एक एक चीजों को। आपको पता है नहीं लाइन आइटम्स कहते हैं। पीपी एक लाइन आइटम है, ये एक लाइन आइटम है, लाइबिलिटीज एक लाइन आइटम है। तो एसोसिएट के एसेट्स लाइबिलिटीज को लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसकी इक्विटी पे नजर रखेंगे। जैसे आप साथ वाले बंदे की हरकतों पे नजर रखते हैं ना, अपनी हरकतों पे नजर रखा करें खुदा के लिए। तो इसकी सिर्फ इक्विटी पे नजर रखेंगे। इक्विटी में भी शेयर कैपिटल वगैरह पे हमारी नजर नहीं होती, वो सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए यूज होता है, उसको भी मैंने काट दिया है। तो ये आ रही है। अब ये दोनों की प्री आ रही गिवन होगी बस अदर इंफॉर्मेशन में। हमारा पहला सवाल अभी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पी एक्वायर्ड शेयर्स इन सब्सिडरी ऑन यकम जनवरी 15, 16, 17, 18, 4 साल पहले हमने सब्सिडरी को खरीदा। पी एक्वायर्ड शेयर्स इन एसोसिएट ऑन यकम जनवरी 16, 3 साल पहले हमने एसोसिएट को खरीदा। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन जिस चीज को खरीदा था उस दिन सब्सिडरी के अंदर गोश्त था 15, अब हो गया अल्लाह का शुक्र है 19,600। जिस दिन एसोसिएट को खरीदा था उस दिन इसमें गोश्त था 20, आज हो गया 41। चलें जी शुरू। वर्किंग 7 आने लगी आज मार्केट में। सुभान अल्लाह बोल के आगे चलें। लाइन बाय लाइन चीजों को ऐड करें। 60 प्लस 40, इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट इन एल, इन्वेस्टमेंट इन एल। अच्छा अब ना आप लोगों ने ना ये जो वर्किंग 7 है ये आप लोगों ने जो है ना नहीं करनी। अभी पूरा सवाल आप छोड़ दें, आपने नोट नहीं करना। वर्किंग 7 का मैं पहले आपको एक वर्जन बना के दे रहा हूं। एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके आप लोगों ने नोट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट कितनी जी? 32। तो वर्किंग 7 का ये सही वर्जन नहीं है। सही वर्जन इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा 3-4 मिनट बाद। सिर्फ आप अब देखते रहें। बिल्कुल अभी मैं उस तरह की अकाउंटिंग कर रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। ये एडजस्टमेंट अकाउंट खोल लिया सब्सिडरी के लिए और ये एडजस्टमेंट अकाउंट खोल लिया एसोसिएट के लिए। उसके बाद लाइबिलिटीज हैं 17 और 20.6। शेयर कैपिटल इसको मैंने काटा हुआ है 60 और 30। और पेरेंट का उसका शेयर कैपिटल नहीं लेना। आरई जरा देखते जाएं। आरई, पीआरई, एसआरई, एआरई, पीआरई, एसआरई, एआरई। पीआरई जहां पे कोई नई चीज आई मैं फौरन रुकूंगा। एसआरई,
जी 90। अच्छा जी, आप क्या है ARE कितनी 41। वर्किंग 7.1 आपके सामने मैं खोल रहा हूं ARE, ताकि आपको ये SRE टाइप चीज लगे। ARE 41। अब आप फील करें, ये देखें सिंपल सी चीज, इधर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स आ गई, इधर इन्वेस्टमेंट आ गई एसोसिएट की, इधर जो है वो SRE आ गई SRE में, और ARE आ गई, इधर प्री आ जाएगी और इधर प्री आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज 25 और 11। यहां एक नई चीज आनी है आज, आप नीचे भी इधर ही लिखेंगे वैसे। अच्छा, और करंट लायबिलिटीज बोले जी प्लस 11। PL acquired shares in subsidiary when the RE was 15। कोई नई चीज आई तो रोकिएगा, मैं बता दूंगा। 15। इसकी प्री आ रही 20। जागते रहना बायों, प्री कितना 20। मैं जरा वो ना इसकी डबल एंट्री नहीं कर रहा, मैं इसकी डबल एंट्री नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी जरा चेंज आने लगी है, वो चेंज आपने देखनी है क्या है। इन्वेस्टमेंट उसी तरह लिख ली, क्लोजिंग RE लिख ली, प्री RE लिख ली। अच्छा, अब जब मैं क्लोजिंग में से प्री RE माइनस करूंगा तो मेरा इसमें सिर्फ कितना हिस्सा होगा 40%, क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। अब शायद कोई मुझे NCA कह रहा हो आज, लेकिन वो छोड़े परे, पता नहीं इस तरह क्यों मैंने बात कर दी। तो अब मेरा सिर्फ 40% हिस्सा है, तो इसलिए मेरा इसमें 40% हिस्सा है, तो मुझे 41 में इंटरेस्ट होगा या 41 में से 20 में इंटरेस्ट होगा, या इनके डिफरेंस लेकर उसमें से मेरा इंटरेस्ट होगा 40% पे। बाकी पैसे भाड़ में जाए, हमें कंसर्न नहीं, जिस मर्जी के हों। तो क्लोजिंग माइनस प्री का 40% विल बी माइन। क्लोजिंग माइनस प्री का 40% विल बी माइन। जैसे इधर क्लोजिंग माइनस प्री का 90% विल बी माइन। लेकिन ये हम इस तरह नहीं किया करेंगे, ये इस अकाउंट का नाम हम रखा करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, और क्लोजिंग माइनस प्री हम यहां किया करेंगे पोस्ट RE, यही किया करेंगे डायरेक्ट। क्लोजिंग माइनस प्री, व्हाट इज क्लोजिंग RE, व्हाट इज प्री, व्हाट इज ओवर शेयर, व्हाट इज ओवर शेयर, बता दें अब कितना इसमें हमारा हिस्सा 8.4। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट एंड CRE। अब डबल एंट्री पूरी होगी, डबल एंट्री पूरी होगी, क्योंकि एसोसिएट की सारी चीजें तो हमने उठानी नहीं। एसोसिएट, अच्छा ये ज्यादा लॉजिकल तरीका है, देखिएगा कितना आसान तरीका है। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की 32 मिलियन की, उस कंपनी ने कहा कि मैंने आपके खरीदने के बाद 21 मिलियन का गोश्त और पैदा किया है, उस 21 मिलियन में आपका 40% हिस्सा है, आप पसंद करते हो तो ले लो। 8.4 की आपको खुशी हुई है एज ऑन आज तक, तो 100% वो काम जो वर्किंग 2 में होता था वो हम प्लस माइनस करके यहां किया करेंगे। क्लोजिंग माइनस प्री, यानी क्लोजिंग माइनस प्री पोस्ट RE। इधर आप ब्रैकेट में हम लिख लेंगे कि ये फिगर कहां लेके जानी है CRE में।
ये खुशी है जो सीआरई में ले जाया करेंगे, और हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर जाएंगी। इज इट अ फेयर वैल्यू गेन? नहीं, वो जो IFRS 9 में टी काउंट बनता था वो बनता था इन्वेस्टमेंट। 32 रुपए की खरीदी, मार्केट में फेयर वैल्यू बढ़ गई 8.4 और कैरी डाउन काफी हैवी फिगर होगी। इट इज नॉट अनरियलाइज टाइप गेन, इट इज रियलाइज टाइप गेन। जितना हमने उससे कमाया प्योरली वो हमने लिख दिया। तो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अनदर अकाउंट हम क्लोजिंग माइनस प्री करके अपना हिस्सा ले लिया करेंगे। और थोड़ी देर बाद देखिएगा कितनी खूबसूरत एक लड़ी सी बनेगी कि सीआरई में 3 चीजें आ रही होंगी, पीआरई, एसआरई और एआरई। पीआरई, एसआरई और एआरई, ये हमारी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग है। और ये फिगर 100% होगी, ये यहां 90% लग के जाएगी और ये 40% लग के ला चुके हैं। क्लियर? तो इट विल बी आवर फॉर्मेट। सो लेट्स पिक अप द डस्टर एंड प्लीज आई विल प्रिपेयर वर्किंग 7 अगेन। वर्किंग 7 मैं आपके सामने दोबारा करने लगा हूं। अब आपने मुझे देखना है कि मैं सवाल का डेटा कैसे उठा रहा हूं। स्टेप 1 क्या लिखवाया है? वो लिखवाया आपको उर्दू में, लाइन बाय लाइन चीजों को ऐड नहीं करना, हमारी सिर्फ उसकी अर्निंग पे नजर होगी। चलें जी शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फिगर्स को लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। 13 फिगर्स को लिखते हैं। अभी सबर आप नोट कर लीजिएगा। जीपीपी 60 प्लस 40, इन्वेस्टमेंट 50। जैसे IFRS 9 में होता था ना, कितने के शेयर खरीदे हैं, तो कितने के शेयर खरीदे? 32,000 के। तो IFRS 9 थोड़ा सा जहन में लाएं। एक अकाउंट खुलता था इन्वेस्टमेंट टाइप, कोई अकाउंट खुलता था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टाइप, उस तरह का अकाउंट है ये, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टाइप अकाउंट है। एट कॉस्ट आया करेंगे यहां पे, यानी जो कॉस्ट जितने के आपने खरीदे हैं 32, ये फिगर जी इधर आया करेगी। एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो IFRS 9 और इसका हाइब्रिड सा मॉडल है, मिक्स सा। ओके, ये फिगर नहीं थी, बिल्कुल आप लोगों ने किसी फिगर की तरफ नजर नहीं मारनी सिवाय उस फिगर के जो मैंने आपको स्काई ब्लू में हाईलाइट कर दिए हैं। इन 3 फिगर्स के अलावा एक फिगर भी सवाल में नई नहीं है। तो जब मैं ये फिगर्स पोस्ट करने लगूँ ना, तो एकदम आपकी आंखें ऐसे हो जानी चाहिए। 32,000 को पोस्ट करते हैं जी। वर्किंग 7 लिख दें आज इधर, वर्किंग 7 इस फिगर के साथ, ये वर्किंग 7 में चली जाया करेगी। करंट एसेट 17 जमा 20.6, बिल्कुल। जब स्काई ब्लू वाली फिगर आएगी ना, आपने थोड़ा सा एकदम ऐसे जर्क देने अपने आप को आगे की तरफ, थोड़ा सा सीट से आगे आप आते हुए फील हो। सिर्फ आंखें काफी नहीं है, हाइब्रिड में भी स्पेशली जर्क देने अपने आप को, थोड़ा सा आगे आना है। शेयर कैपिटल 60 और 30, टेक लगाएं 60 और 30। पीआरई, एसआरई 19.6। ओके, नाउ इट्स अप टू यू, क्या करना है आपने? जर्क दें थोड़ा अपने आप को, आगे लाएं, बॉडी आगे लाएं, आगे 41। व्हाट इज दिस? मुझे चाहिए पोस्ट आरई, वो निकलेगी क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग माइनस प्री। व्हाट इज क्लोजिंग? डबल एंट्री नहीं करनी, डबल एंट्री नहीं करनी। इससे जो फिगर निकलेगी उसकी डबल एंट्री करेंगे। 41, 25 और 11, 25 और 11 मिटवाया नहीं था। 15, पीछे पीछे बॉडी टेक लगाएं, 15। रेडी रहें,
बॉडी आगे लाएं, 20, बस बस अगली सीट पे नहीं जाना, 20, इट इज प्री आरी, माइनस 20, अभी भी डबल एंट्री नहीं करनी। क्या 41 माइनस 20 मेरा है या 41 माइनस 20 का 40% मेरा है? इन्वेस्टमेंट्स मेरी ग्रो कर गई जिस पे मुझे खुशी हुई, खुशी क्रेडिट साइड पे जाती है अर्निंग के, इन्वेस्टमेंट ग्रो कर गई जिस पर मुझे खुशी हुई। ओके, नाउ अब कुछ भी नहीं रह गया सवाल में, टैली करनी है सारी चीज, नोट कर। जी भाई, IAS 28 शुरू हो गया। इजी इसलिए है कि वो कंसोलिडेशन की हुई है, अब P टू S S टू P वाली एडजस्टमेंट उस टाइप की आनी है सारी, वो सारी उसी तरह की है। आमतौर पे जो ICAP में सवाल आता है उसमें 70-80% एडजस्टमेंट सब्सिडरी की होती हैं और 10-20% एडजस्टमेंट एसोसिएट की होती हैं। हाँ, मिक्स आता है हमेशा, 3 बैलेंस शीटें या 3 P&L दिए होते हैं। CA फाइनल में आएगा 4-5 बैलेंस शीटें, सब सब्सिडरीज और कितना सोचते हैं अकाउंटेंट्स। एक अकाउंटेंट मुझे मिला, कहते हैं जिस वक्त मैंने CA किया उस वक्त तक सिर्फ IAS 12 आया हुआ था, IAS 16 भी नहीं तब आया था। नहीं नहीं, हमारे दौर में तो IFRS भी आ गए हुए थे। ओके, अच्छा आपने इंटरेस्टिंग चीज नोट की है, ये तीनों फिगर्स इधर ही आ गई हैं। वो जो 3 नई फिगर्स मैंने आपको दिखाई हैं वो तीनों इधर आ गई हैं, बस वर्किंग 7 इज न्यू। हाँ, इसको बैलेंस नहीं किया करेंगे, ये जो सवाल आएगा ना जिसमें एसोसिएट की बैलेंस शीट होगी, इसकी टोटल नहीं किया करेंगे बैलेंस शीट का। किसने किसने सवाल पूछा है, मैंने अच्छा जी शुरू करें, आप चाहे बैलेंस करना, सबको करना है बैलेंस माय डियर। 45, इमराना गुडविल कितों, डबल एंट्रियां भुल गई, जमाना ही बदल गया अब तो। NCI कोई लिफ्ट नहीं करा रहे आज तो, नई चीज आई तो हमें भी भूल गए NCI। वैसे जो घर में बैठे हुए हैं हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी इस टाइम, तो हो सकता है घर के बाहर हर जगह नदियां बह रही हों, लेकिन आ सकते थे वैसे। 9.5, PSA P की सारी अर्निंग इधर आ गई, S की 90% और A की 40%। आज इस पता चला इसका नाम कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग क्यों था। 86.5। इसको अब शो कहाँ करना है,
इसको आपने बैलेंस शीट के फेस पे शो करना है। इन्वेस्टमेंट इन, लाइन बाय लाइन इसकी सारी चीजें ऐड की हैं या एक नई लाइन डाल दी है सिर्फ बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में एक नई लाइन आ गई है, बस लाइन बाय लाइन चीजें शो नहीं की। वर्किंग 7, नॉन करंट एसेट्स में ये टोटल करें और जो घर वालों का ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारे घर के लोग हैं उनको मैसेज करें IAS 28 का पहला सवाल मैंने कर लिया। निकालें फोन, घर वालों को मैसेज करें IAS 28 का पहला सवाल मैंने कर लिया। स्टेटस पे लगा दें अपना और दोस्त को मैसेज करें, ओए हाँ ही जो जिसने छुट्टी की आज उसको मैसेज करें IAS 28 का पहला सवाल मैंने कर लिया। ये कंसोलिडेशन ही है, इसको IAS 28 अलग से नहीं देंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन। सवाल पूछ लो, आपने क्या पूछना था? यही पूछना था। ये कब से मसला है? होल हार्टेडली कितने लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया ये देखते हुए कि 2 महीने रह गए हैं? ओके, कितने लोग अभी रनिंग में आ रहे हैं? आ जाएं, बस बहुत हो गया। ओके, अब 2 मिनट ज़ाया करते हैं और सवाल किधर चला गया? हाँ, वो तब करेंगे जब कोई आरी वगैरह मिसिंग हो। वर्किंग 6 बस रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम लिख देना। जी, पेज नंबर 283। 1 मिनट आपके पास, वर्किंग 7 कर दें बस। पेज नंबर 283, छोड़े फिर पेज क्या खोलना है, बस पेज 283। Raise your hands, please. Okay, done. Investment in A, cost 30, post closing minus pre multiplied by 30%, 20
ना 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 ना, सबर सबर सबर। ये 24 की डबल एंट्री होगी। कैरी डाउन 54। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेस्टमेंट इन, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं है इसमें। What is the format of working 7? Start like IFRS 9. Investment at cost. Next, closing minus pre will give me post, but 30% लगा के इस खुशी को CRE में ले जाएं, PRE सारी पुरानी वाली फिगर आ जाएगी, और इस 54 को बैलेंस शीट में ले जाएं। अगली रो वाले को देख के स्माइल करें, उसके कंधे पे हाथ रखें, उसे कहीं पीछे देखो। दोस्तों को हमेशा आप लोग करते हैं, कभी नॉन दोस्त को भी हाथ रखें, वो कुछ कहे तो उसे कहते हैं सर ने कहा था मैं क्या करूं। इसी तरह दोस्तियां बढ़ती हैं मेरे ख्याल से। आज जरा अनजान बंदे को हिलाएं, जरा देखें अनजान बंदे को। नहीं, जिस तरह स्माइल कर रहे हैं अनजान नहीं लग रहा, देखा देखा लग रहा है। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ ज़रा। तो अगर मैं सोल्यूशन इस सवाल का खोलूँ तो ये चीज़ नई है। वर्किंग 5 मैंने इसलिए लिखी हुई है, माजरत वर्किंग 7 ही होनी चाहिए। ये 54 बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ नई आएगी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। बाकी तो वो आपको पता चल गया। वापस आ जाएं जिथे दी। नहीं, अब ना कहा करें, वो भी माइंड कर जाती है। क्वेश्चन 2 पेज 220। क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन 3 भैया 3 में तो नहीं एडजस्टमेंट डाली हुई हैं, P2S S2P वाली सारी एडजस्टमेंट उठा के डाल दी हैं आज क्वेश्चन 3 में। P2S S2P वाली तो रिवाइज होनी चाहिए ना, उसमें से आपने ढूंढनी होगी एसोसिएट वाली कौन सी है। तो बस अब क्वेश्चन 2 करें आप। क्वेश्चन 2 में कुछ भी नहीं है, बस एक कोई AL ने PL को चीज़ें बेची हैं और PL ने AL को चीज़ें बेची हैं, और एक फिक्स्ड एसेट बेचा है और इम्पेयरमेंट टेस्ट है AL का। तो बस ये 3-4 एडजस्टमेंट्स है और हमारी क्लास पार आ गए फिर। तो सारा डेटा सवाल में वही है, एक्सेप्ट AL ने PL को चीज़ें बेची हैं और PL ने AL को चीज़ें बेची हैं, और इम्पेयरमेंट टेस्ट है और कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है। The following is a summarized balance sheet of the parent, its subsidiary SL and its associate AL. PP तीनों का आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स, ओ आगे सवाल ने नहीं बताया कितनी किसकी हैं, तो अदर इंफॉर्मेशन हमें बताएगी कि हमने कितने शेयर यूफोन के खरीदे और कितने शेयर हमने रॉयल फैन के खरीदे। एसोसिएट रॉयल फैन बना देते हैं आज। तो कितने शेयर PTCL ने यूफोन के खरीदे और कितने रॉयल फैन के खरीदे। पेरेंट कह रहा है बीवी से, पेरेंट कह रहा है मैंने सब्सिडरी से 30 रुपए लेने, और पेरेंट कह रहा है मैंने रॉयल फैन से 25 रुपए लेने। अदर करंट एसेट्स, अच्छा शेयर कैपिटल आ रहे हैं तीनों के, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं तीनों की क्लोजिंग, और उसके बाद बीवी कह रही है हाँ सरताज, मेरे सर के ताज, तू कह रहा है मैंने तेरे से 30 लेने, तो मैं भी कह रही हूं मैंने तुझे 30 देने। शोहर कह रहा है, PL कह रहा है, पेरेंट कह रहा है मैंने एसोसिएट से 25 लेने,
तो एसोसिएट ने कहा हाँ हाँ मैंने भी 25 देने, मैं कौन से इनकार कर रहा हूँ कि मैंने 25 नहीं देने। अदर करंट लाइबिलिटीज। हाँ वो कह रहे ये कौन है, दूसरी बीवी समझ लो, जो मर्जी समझ लो यार, अब मैं क्या करूँ, अब मैं जो मर्जी समझ लो। फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, तो शुक्र है इरेलीवेंट नहीं लिखा हुआ। अच्छा, P acquired 20 million shares in SL, 20 million shares, करें जी कुछ। 20 million shares, 20 डिवाइडेड बाय 25, 80%, ₹4.17। ये मैं देखता हूं क्या करना है इसका। एंड 8 million shares in AL, तो 8 डिवाइडेड बाय 20, 40%। अच्छा जी, पहली लाइन आप पढ़ के बताएं उर्दू में जो लिखी हुई थी पिछले सफे पे। एसेट्स और लाइबिलिटीज को लाइन बाय लाइन ऐड, बल्कि सिर्फ उसकी अर्निंग्स पे नजर रखनी है, इक्विटी पे। चलें जी, कोई नहीं, ये 25 भी काट दें, काटने दें, छोड़ें, बस सब काटें, फर्क करें। 240 इज क्लोजिंग और प्रीट देख लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 फिगर्स लिख लें। सवाल शुरू। पुराने जमाने में वो कह रहे हो ओट पैन, इस जमाने में तो कह भी दो तो अच्छा जी। 430 और 200। अब जिसने नई क्लास ली होगी आज की, वो कल अन्यवा चीजों को ऐड कर रहा होगा बैठ के इधर। नहीं नहीं सर, दूसरी बीवी है तो हमारी ना। अच्छा जी, 430 जमा 200, इन्वेस्टमेंट्स को अंदर वाले कॉलम में मैं रख रहा हूं। द रीजन इसके इसमें से कुछ वर्किंग 1 में लेके जानी है, कुछ वर्किंग 7 में लेके जानी है, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो सवाल में नजर आ रही है। ये अभी अंदर वाले कॉलम में कब लगते हैं इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट अंदर वाले कॉलम में तब रखते हैं जिस वक्त इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमें क्लियर ना हो कि ये सब्सिडरी में है या एसोसिएट में है या कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा जी, एक जगह छोड़ दें गुडविल के लिए और एक जगह छोड़ दें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए। शोहर कह रहे हैं मैंने बीवी से 30 लेने, ये ना करें। और शोहर कह रहे हैं मैंने एसोसिएट से, रॉयल फैन से, हो सकता है बीटीसीएल ने रॉयल फैन को सर्विसेज दी हों, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ बेची हो या कोई लैंडलाइन टेलीफोन बेचा हो, कुछ बेचा हो, उसके पैसे लेने वाले रहते हैं। तो पीटीसीएल ने यूफोन को भी कुछ चीज़ें बेची हैं, पीटीसीएल ने एसोसिएट को भी कुछ चीज़ें बेची हैं। अदर करंट एसेट्स प्लस 400, शेयर कैपिटल 250,
नहीं अच्छा जी। पूरे सीएमए में एक दफ़ा किसी टीचर के पास नहीं गया था, सर मुझे ना ज़रा मोटिवेट कर दें, सर ऐसा मोटिवेट कर, क्या यानी क्या मसला है आजकल बच्चों में, क्या अपना अंदर इतना स्ट्रांग करें कि वो अंदर ही रहे। अच्छा 325 हर तीसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। यार ये पता नहीं कहाँ से, तो किसी पोली क्लिनिक में काम करता है, एसआरई एआरई 240 थोड़ा सा ज़रा ऊपर करके मैं करूं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स भी हैं अब। अब इसकी डबल एंट्री नहीं करनी, बस इसको एक दफ़ा उठाना है। क्लोजिंग आ रही, डबल एंट्री तो क्लोजिंग की वैसे भी नहीं होती। हाँ ठीक है 240। नेक्स्ट बीवी कह रही है मैंने 30 मिलियन तुम्हें देने। बीवी नंबर 1 सीआरई एनसीआई पेएबल टू सरताज 30 या 25 आप उठा नहीं सकते, क्या करें, लाइन बाय लाइन चीजें उठानी नहीं है, बस अब क्या करें, उठा ही नहीं सकते, बस आगे चलें। फिर करना क्या है वो देख लेंगे, बस अभी उठा नहीं सकते, बस काटी हुई चीज को तो नहीं उठा सकते ना, तो काट दिया इसको, आगे चलें। 500 जमा 100, फिर देखते हैं करना क्या है फिर इसका। 500 और 120, हाँ नहीं एसोसिएट के एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं आएंगे। पिछले सफे पे उर्दू में पढ़ाओ मैंने क्या लिखा था, एसोसिएट्स के एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं आएंगे, बस सारी पे नजर रखें, गोश्त पे नजर रखें, बस गोश्त पे नजर रखें, खींचड़ों पे नहीं। 500 जमा 120, अदर करंट लायबिलिटीज। अच्छा कई दफ़ा किसी शादी में आप लोग इतने तैयार होकर चले जाते हैं कि उधर पता नहीं चलता दूल्हा कौन सा है, तो खुदा के लिए इतने तैयार होकर ना जाया करें, सीरियसली बता रहा हूँ कि शादियों पे हो जाता है मसला, दूल्हे से गले मिल रहा हो तो कोई अनजान बंदा पूछे दूल्हा केड़ा है, का 500 जमा 120। स्विमिंग करनी आती है या छाले मारते हो सिर्फ पानी में? नहीं आती। सीख लो भाई, बड़े आप दोस्त के वाकयात आ रहे हैं। तो ये जी कितनी फिगर्स थी? अच्छा जितनी भी थी वो लिख दी है मैंने, बात खत्म किया करें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, काश लिखा होता नॉट अवेलेबल। पीएल एक्वायर्ड, छोटी छोटी सी खुशियां हमारी, पीएल एक्वायर्ड 20 मिलियन शेयर्स इन एसएल फॉर 17 पर शेयर। तो एक शेयर कितने रुपए का खरीदे? 17 रुपए का। तो 20 मिलियन शेयर हमने 20 मिलियन शेयर हमारे पास ऑरेंज ब्रीफ केस में आए हैं,
और 20 मिलियन शेयर जब आए हैं तो हमने 20 ज़रब 17 रुपए जो भी फिगर निकली है वो हमने सऊदी किंग को पे की है। तो हमने सऊदी किंग को कहा थोड़े से पैसे ले लो और चुप कर गए हैं। तो उसने कहा फिर थोड़े का लफ्ज ना बोलो। हमने फिर थोड़े का लफ्ज बोल के हटाया। हमने कहा पैसे ले लो और हमें 20 मिलियन शेयर दे दो। तो हमने 20 मिलियन शेयर लिए हैं और 17 रुपए पर शेयर उसको दे दिए, सिर्फ कैश दिया। अब ऐसा करें कि बजाय के यहां कोई फिगर निकालें, बेहतर है कि वहां से फिगर निकाल के यहां माइनस कर दें। तो इसको लिखें अब आप इन्वेस्टमेंट्स 20 मिलियन शेयर्स, इसका मतलब है 340 जो इसमें पड़ा हुआ है दैट इज माई इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। यहां भी आप कर सकते थे 20 ज़रब 17 करके फिर उधर ले जाते, जैसे मर्जी करना है। वहां मेरे पास जगह थी कैलकुलेशन की, इसलिए मैंने कर दिया। एंड 8 मिलियन शेयर्स इन एएल, रॉयल फैन के हमने 8 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं फॉर 16.25 पर शेयर। आठ 130, इसको भाई 16 पे कर दें, उसको भी ऑन करवा दें। क्या मुझे बताएं पेरेंट ने कोई और इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं जो ब्रैकेट में डालने के बाद इधर आ सकती हैं? वो आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैलकुलेटर का मामला है, वो हमारा मसला नहीं है, वो कैलकुलेटर का मसला है, वो कर देगा खुद ही। बाकी इन्वेस्टमेंट्स की टेंशन ना लें। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए कि 130 की इन्वेस्टमेंट्स हमने एसोसिएट में की हुई है ना। तो असल में इस इन्वेस्टमेंट्स के साथ लिखा नहीं हुआ, पिछले सवाल में लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, अलग अलग लिखा हुआ था। इस सवाल ने वेग लफ्ज यूज किया है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। तो फिर इसमें थोड़ी सी हमने सब्सिडरी में की होंगी, थोड़ी सी एसोसिएट में की होंगी। अगर वो भी टैली ना करें तो फिर कोई और इन्वेस्टमेंट्स की होंगी। तो अब सवाल ने कहा कि 20 ज़रब 17 रुपए हमने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे हैं 340 में और हमने एसोसिएट के शेयर खरीदे हैं 8 ज़रब 16.25 में। हाँ, तो हम यहां से माइनस करके 130 वहां पे ले गए और ये जब कैरी डाउन आएगा, ये कैरी डाउन नए लाइन आइटम के तौर पे नजर आने लग जाएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के नाम से। इन्वेस्टमेंट्स जो 500 की थी उसमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं सवाल ने नहीं बताया। अकाउंटेंट कैश की एंट्री भूलता नहीं, तो अकाउंटेंट ने दोनों को कैश पे किया, तो जो एक को कैश पे किया वो ये आ गया, दूसरे को कैश पे किया वो ये आ गया। तो हमने यहां से किया -130 और वर्किंग 7 में ले गए जो पिछले सवाल में फेस पे फिगर गिवन थी। सवाल क्या आपका क्लियर? ओके, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन प्री आरई वर 140 एंड 100 एंड 100। अब वो यहां पे खड़े हो कि आपने वो एंट्री करनी है तो कर लें, मुझे कोई मसला नहीं, आप कर दें बिल्कुल। इनटू वर्किंग 7 से आ गया। यहां तक जो सवाल सॉल्व होता है उसे कहते हैं सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर, यह है सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब एडजस्टमेंट्स वन बाय वन आने लगी हैं। छिक्के रखो तो सिखा उधर ही रखो। अनसोल्ड का प्रॉफिट, सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। 30 डिवाइडेड बाय मशहूर जमाना एडजस्टमेंट, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अब इस एडजस्टमेंट पे ऐसे ना देखें, ये पुरानी एडजस्टमेंट है, टेक लगाएं पीछे। क्यों क्यों आ गया है, टेक लगा पीछे, इसमें क्या मसला है? सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, प्रॉफिट रिवर्सल P2S, सीआरई डेबिट खुदा के लिए इस एडजस्टमेंट में से कोई सवाल ना करी, मैं क्लास भी छोड़ के चला जाऊंगा, कॉलेज भी छोड़ के चला जाऊंगा। इस एडजस्टमेंट से कोई सवाल ना करी। मैंने रोने लग जाना इधर ही बैठ के दुआ के लिए यार। ये ऐसे देख रहा है रशीद फड़ लिया मैंने, पेरेंट ने सब्सिडी नो स्टॉक बेच छड़िया। बढ़िया। अच्छा, कहीं इधर उधर भी आप लोग जाते हैं तो इसी तरह फिर उनको कहते हैं दोस्त की तरफ गए हों और रिश्तेदारों की तरफ गए हों, मौसम बड़ा अच्छा है, भूख बड़ी लग रही है, ना कहीं पुरवकार जिंदगी गुजारें। ठीक है, एक कैफियत का नाम किताबों में लिखा हुआ है इस्तगना, यानी इस्तगना, गनी। गनी शख्स वो होते हैं जो कभी भी दूसरे की तरफ नज़र नहीं लेके जाता। अच्छा, तो आगे चलें। अब बात बढ़ गई थी तो मैंने भी कहा डायरेक्ट हो जाऊं। अच्छा, बहुत बड़ी खूबी है अगर किसी बंदे के अंदर आ जाए, किसी ऐसे बंदे से वो दोस्ती बनाने की फ़िक्र में नहीं होता जिसके पास दुनिया के एतबार से चीज़ें ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें इस्तगना अल्लाह ने डाल दिया हुआ है, उसकी नज़र किसी की चीज़ की तरफ नहीं होती। अच्छा अच्छा जी, अब AL टू PL पहली एडजस्टमेंट आने लगी जी हमारी। AL टू PL किसने बेचा? एसोसिएट ने। किसको? पेरेंट को। कंट्रोल N का बटन दबा दें, कंट्रोल N, देखिएगा नई शीट खुल गई, वर्किंग नंबर 8। अच्छा जी, किससे किसकी तरफ? A टू P। सोल्ड 50, अनसोल्ड 12। अनसोल्ड का प्रॉफिट 12 डिवाइडेड बाय 2। इस टॉपिक में परसेंटेज साथ साथ लगाते जाना है, एंड पे लगाने वाला कोई तस्वुर नहीं है। जैसे ये लगाई थी 40%, इस टॉपिक में परसेंटेज साथ साथ लगाते जाना है। वो परसेंटेज अभी मैं इंशाल्लाह लगाने लगा हूं आपके सामने, लेकिन ये परसेंटेज लगा के जो फिगर बनेगी
मुझे उससे कंसर्न नहीं है। पीस शेयर यानी 40% ₹2 का, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। आपने मुझे इसकी जर्नल एंट्री बतानी है, आपने मुझे इसकी जर्नल एंट्री बतानी है। सेलर कौन है? ए। सेलर कौन है? ए। बायर कौन है? पी। किसने बेचा? ए ने। अब आज लॉजिक पे इसकी एंट्री याद कर लें ताकि भूले ना। किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। ए का प्रॉफिट कहां पड़ा है? अनलकीली एआरई अकाउंट कोई नहीं है यहां। एआरई सीआरई में डाल दिया हमने अकाउंटिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं किया। तो किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? ए ने। ए का प्रॉफिट कहां पड़ा है? एआरई में। और एआरई कहां पड़ा है? हमने एआरई को बुलाया तो वो सीआरई के कमरे में बैठा हुआ था। तो तेरी खैर होवे। तो किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। तो किसके प्रॉफिट में पड़ा है? ए के। हमने कहा एआरई, तो सीआरई कमरे से बाहर इधर आ जाओ। तो एआरई कहां पड़ा है ऑलरेडी? तो अब सीआरई डेबिट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो एआरई डेबिट कैसे करूं? एआरई मैंने अकाउंट ही नहीं खोला हो ना, जबरदस्ती तो ना एआरई डेबिट करवाएं। हाँ, इस साइड पे कर देते हैं, बस वो कर देते हैं, वो कोई मसला नहीं। लेकिन अकाउंट का नाम मैं सीआरई रख सकता हूं और क्या करूं। किसने खरीदा? खबर है? किसने खरीदा? किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? पी के स्टॉक। जरा पी का स्टॉक इधर पड़ा होगा, इसमें पी का स्टॉक इधर पड़ा हुआ है। ये मेरे ख्याल से पी का स्टॉक है, ये एस का स्टॉक है। ये तो पता नहीं कोई एडजस्टमेंट थी। ये पी का स्टॉक है, ये पी के स्टॉक में पड़ा हुआ है। पी बायर है, ये पी का स्टॉक है। इन दो फिगर्स में मसला है। ए के प्रॉफिट में पड़ा हुआ है और पी के ए के प्रॉफिट में पड़ा हुआ है और पी के, इन दोनों में से निकाल दें। एंट्री ये बना करेगी मोहतरम, सीआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। अब डिस्कशन कर लेते हैं अमाउंट की। इस टॉपिक में ना आपने परसेंटेजेस साथ साथ लगाते रहने। 2 × 40%, 0.8 नोट कर लें जी पूरा। ये इधर लॉजिक है और उधर वो कैलकुलेशन है। एक मिनट मैं बताता हूं 40% क्यों लगा। पहले भी तो इसी तरह होता था, डेबिट स्टॉक क्रेडिट कई दफा भी एंट्री की हमने। ए के प्रॉफिट से निकले कंसोलिडेशन यही होती है। एक फिगर एक के अकाउंट्स में पोस्ट हो रही होती है, एक दूसरे के अकाउंट्स में पोस्ट हो रही होती है। बना दो दूसरा पार्ट।